हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करेंगे और हमारी जो सीरीज चल रही है 10 मिनट रिवीजन सीरीज चल रही है। यहाँ पे हम जल्दी से जल्दी आपका जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप इसको कम समय में कर पाओ। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो गाइस इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए चार्ज का। तो चार्ज क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अदर चार्ज ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन आएगी नहीं। तो क्यू इसका चार्ज क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अदर चार्ज ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन आएगी नहीं। तो क्यू इसका सिंबल है, स्मॉल क्यू भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कैपिटल क्यू भी लिख सकते हो। एसआई यूनिट जो है इसकी वो कूलम होती है, सिंबल है इसका सी। और एक इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक प्रोटॉन में कैसा होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहां से एक सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है, Q इक्वल टू एन ई। तो एन यहाँ पर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे सॉरी, एन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, ई यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज हो गया। तो क्यू यहाँ से एन ई आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा फाइंड नंबर, ओहो, फाइंड चार्ज, फाइंड चार्ज इन 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, Q इक्वल टू एन ई लगा देना है। एन की वैल्यू क्वेश्चन में 10 दे रखी है, ई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब क्या करना है ना, ये इसको 10⁻19 10⁻1 है, तो इसको ऐड कर दो, 10⁻18 कूलम आ जाएगा। इस तरह से आपका सिंपल क्वेश्चन आएगा एक, इसको आप कर लोगे, मुझे यकीन है। अब है अगला पार्ट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए वायर इज कॉल्ड करंट। तो बच्चों आई इक्वल टू क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्यू अपॉन टी। इसको किससे नापते हैं बेटा? इसको एमीटर से नापते हैं। एमीटर जो है किस में लगता है बेटे? सीरीज में लगता है। एमीटर का रेजिस्टेंस सबसे लो रेजिस्टेंस होता है, और आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? 0। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। सर इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट एम्पियर होती है। सर बहुत छोटा करंट होगा तो मिली एम्पियर, अगर बहुत बड़ा करंट होता है तो किलो एम्पियर या मेगा एम्पियर, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। किलो को 1000 एम्पियर बोलते हैं, मिली को 10⁻³ एम्पियर कहते हैं, मेगा को 10⁻6 कहते हैं, उसी तरह से माइक्रो को 10⁻⁻6 कहते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है, चिल करो। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? क्वेश्चन आएगा कि सर करंट निकालो, 20 कूलम चार्ज दे रखा है 2 सेकंड में, तो कितना आ गया? 10 एम्पियर। सिंपल। कभी कभी ऐसे आ जाएगा कि 200 कूलम चार्ज, 1200 कूलम चार्ज दे रखा है, 2 मिनट में आ जाएगा ऐसे। तो बच्चों आपको मिनट को ना सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो 2 मिनट को सेकंड में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना। तो ये कितना आ गया? 2 6 जा, और ये 0 से 0, ये कट गया 10 एम्पेयर। इस तरह से आप सिंपली इसको कर सकते हैं। वेरी नाइस। अब हम पढ़ेंगे बेटा इसके आगे पोटेंशियल। बहुत ज्यादा आपने सुना होगा ना कि आपके टीचर आपको बोलते हैं बेटे तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन तुम करते नहीं हो, नालायक हो बहुत बड़े। बच्चों तो पोटेंशियल का मतलब है काम करने की क्षमता जो तुम्हारे शरीर के अंदर है, लेकिन जो तुम आलस आ गया है तुम्हारे अंदर, कर नहीं पाते हो ना तुम, क्या करें। तो पोटेंशियल क्या है? वर्क अपॉन चार्ज। एक वायर में जब एक पोटेंशियल लगाओगे, वोल्टेज लगाओगे, तो ये क्या करेगा? एक नेगेटिव चार्ज को यहां से धक्का लेके एक जगह से दूसरी जगह तक लेके आ जाएगा। तो इसी को पोटेंशियल बोलते हैं। अब छोटा पोटेंशियल लगाओगे तो छोटा, ज्यादा नहीं लेके जा पाएगा ये चार्जेस को, लेकिन 21 वोल्ट का लगा दोगे तो ये ज्यादा लेके जाएगा, है ना, ज्यादा ज्यादा जल्दी जल्दी लेके जाएगा। तो वर्क अपॉन चार्ज को ही पोटेंशियल कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो पोटेंशियल का मतलब होता है
काम करने की क्षमता, वर्क डन। अब भाई सेल का क्या काम है, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, वो उसका ठीक है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हो गया, वर्क अपॉन चार्ज। और सिंबल क्या हो गया बेटा, डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू मतलब वर्क डन, क्यू मतलब चार्ज। क्या में वर्क की यूनिट होती है जूल और इसकी सेकेंड, तो 1 वोल्ट किसके बराबर आ गया, 1 जूल पर कूलम आ गया। आई होप यहां तक समझ में आ गया। सिंपल क्वेश्चन आता है इसमें, ऐसा क्वेश्चन आएगा 20 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 2 कूलम ऑफ चार्ज, बताओ पोटेंशियल कितना आ गया, 10 वोल्ट। इतना सरल, ठीक है। या तो ऐसा आ सकता है 20 वोल्ट ऑफ battery is applied across a wire so that 10 joule of work is done, find the charge। तो बेटे चार्ज को इधर लेके चले जाना इस तरह से, तो ये 10/20 1/2 कूलम आ गया, ठीक है। तो 1/2 कूलम आ गया भाई, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद है आपका पोटेंशियल, सबको सबको समझ में आ गया ना। इट इज द वर्क, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब बेटा ओम्स लॉ, ओम्स लॉ बहुत ही सरल है भाई, बहुत ही इजी। बेटा एक वायर है, एक वायर में भाई 9 वोल्ट की बैटरी लगाई है, एक वायर में 21 वोल्ट की लगाई है, तो बताओ किस में ज्यादा करंट पैदा होगा, इसमें ज्यादा करंट पैदा होगा। ये कौन सी बड़ी बात है बताओ यार, बड़ी बात बोली है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली इसको सीख सकते हो, याद नहीं करना है। ज्यादा वोल्टेज लगाओगे तो ज्यादा करंट आएगी, सिंपल ओम्स लॉ। कम वोल्टेज लगाओगे तो कम करंट आएगी, भाई इसको याद थोड़ा ना करोगे अब, इतना सरल चीज। तो थोड़ा बोलना होता है ना इंग्लिश में, थोड़ा समझ में लिख के नंबर मिल जाए, बस वही बात है। समझ तो तुमको आ गया, क्या आ गया समझ, ज्यादा वोल्टेज ज्यादा करंट, सिंपल सी बात। Ohm's law states that in a current carrying conductor, current is directly proportional to potential difference applied across it. इसका नाम है potential difference applied across it. Provided temperature and pressure remains constant. याद रखना क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर से इसका रेजिस्टेंस थोड़ा वेरी करता है ना, इसीलिए इसको कांस्टेंट रख दो। तो भैया v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है R, तो v इक्वल टू आई आर हो गया। और R यहां पर क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है बच्चों ओम, ओ एच एम, ओम। और बच्चों ग्राफ लीनियर होता है इसका, v बाई आई का ग्राफ, ये चीज क्या रिप्रेजेंट करेगी, आर। एक क्वेश्चन ऐसा आता बोर्ड में 1 नंबर का, आराम से क्वेश्चन बताओ किसका ज्यादा रेजिस्टेंस, तो देखो आर का फॉर्मूला क्या हो गया, v बाई आई। तो एक काम करो, दोनों का आई कांस्टेंट कर दो। R1 को कितना आई मिल रहा है सर, इतना मिल रहा है। R2 को भी कितना मिल रहा है सर, सेम ही मिल रहा है। तो जिसका वोल्टेज ज्यादा बड़ा होगा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो सर साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे V2 बड़ा है V1 से, तो सर R2 बड़ा होगा ना R1 से। इतना इजी क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही सिंपल है यहाँ तक। अब ओम्स लॉ तुमने सीख लिया, क्या सीखा, ज्यादा वोल्टेज ज्यादा करंट, सिंपल सी बात। और यहां से एक कांस्टेंट आया जिसका नाम है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक वायर की बच्चों प्रॉपर्टी होती है, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस अक्रॉस इट। अच्छा, तो ये करंट को रोकने वाला चीज है, इसका इसका नाम रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब ये रुकावट होता है, सही बात है भाई। अब मान लो भाई ये पतला वायर है, पतली चीजों से तो जाना बहुत मुश्किल होता है सर, इसीलिए अगर इसका एरिया पतला है मतलब छोटा है, कम होगा, तो रेजिस्टेंस सर बढ़ेगा। इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सर अगर लंबी लेंथ हो जाएगी तो वहां से जाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसका मतलब लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तीसरा ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे बच्चे, रो बोलते हैं जिसको। और चौथा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है एल अपॉन ए, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है रो एल बाई ए। कितनी बड़ी बात होगी बताओ, कुछ भी बड़ी बात नहीं होगी,
यहाँ से आपका ये फॉर्मूला आ गया रेजिस्टेंस का, R इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो एक वायर है, इसकी लेंथ एल थी, एरिया क्रॉस सेक्शन ए था। अब हमने इसकी लेंथ को डबल कर दिया, एरिया को भी डबल कर दिया, तो नया रेजिस्टेंस कितना आएगा? तो पहले आपको पुराना रेजिस्टेंस लिखना है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। सर ये तो पुराना है, सर नया वाला क्या होगा? नया वाले के लिए नेचर ऑफ मटेरियल तो सेम ही है ना, नेचर तो नहीं हटाया, कॉपर का जो था ये भी कॉपर का ही है। बट सर लेंथ को डबल कर दी 2l, सर एरिया को भी डबल कर दिया 2a, सर कट गया कट गया। सर कोई फर्क नहीं पड़ा, रो एल बाई ए, तो सर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये लिख देना, देयर विल बी नो चेंज। ठीक है, तो आज हमने रेजिस्टेंस तक कर लिया है, अगली क्लास में मैं इससे आगे कराऊंगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि मैं भी कुछ इम्प्रूव करूँ ना आगे। ठीक है, थैंक यू।